हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच प्रीव्यूज और फैंटेसी 11 में आपका स्वागत है। आज हम फिफ्थ T20I इंडिया वर्सेस बांग्लादेश को डिस्कस करेंगे। तो इसी डिस्कशन में हमारे साथ ज्यूली और अंकित है। उनके साथ हम फिफ्थ T20I के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, अभी इंडिया बांग्लादेश का करंटली टूर कर रहे हैं। उनका 28 अप्रैल को मैच स्टार्ट हुआ था एंड 9 मई को ये सीरीज कंक्लूड हो जाएगी। तो ये पूरी सीरीज 5 मैचेस की थी जो कि सिलेट इंटरनेशनल स्टेडियम में खेली जाएंगी। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी वर्ल्ड कप का भी फिक्सचर आ गया है, वो भी इन्हीं ग्राउंड्स में खेला जाएगा, ढाका और सिलेट में। वो 3 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप जो कि बांग्लादेश में होस्ट हो रहा है वो खेला जाएगा। तो ये सीरीज एज अ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट थी दोनों ही टीम्स के परस्पेक्टिव से। भले ही दोनों टीम्स अलग अलग ग्रुप्स में है, बट दोनों को स्टेडियम में प्रैक्टिस करना एट इंटरनेशनल लेवल वो एक अच्छा एक्सपोजर मिल गया है। प्लस एशिया कप जो कि जुलाई अगस्त में होने वाला है, उनके लिए भी इनको प्रैक्टिस मिलेगा। तो जैसा कि अभी 4 मैचेस हो चुके हैं जिसमें इंडिया ने 4-0 की लीड ले चुकी है। पिछले ही 4 T20I में बांग्लादेश ने टॉस जीता था, उन्होंने फील्डिंग चूज करी, बट मैच थोड़ा देरी में स्टार्ट हुआ था क्योंकि बारिश की वजह से वेदर खराब था। फिर पावर प्ले में ही 2 विकेट्स इंडिया के शेफाली और हेमलता के गिर गए थे। 52 रन्स बट उन्होंने स्कोर कार्ड में बना लिए थे, तो अच्छा शुरुआत था उनका। फिर बैड वेदर के कारण 14 ओवर्स में मैच को रिड्यूस कर दिया गया था, जिसमें इंडिया ने 122 बनाए 14 ओवर्स में 6 विकेट्स के नुकसान पे। तो 123 का टारगेट बांग्लादेश को चूज करना बनाना था, जिसमें हरमनप्रीत कौर ने 39 रन्स की पारी खेली थी इंडिया को वो अच्छा टोटल प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि ओवर्स कम हो गए आपके पास। बट टोटल उस हिसाब से काफी अच्छा था, जिसमें कप्तान ने बहुत अच्छा वो दिया प्रदर्शन अपनी बैटिंग का। फिर बांग्लादेश की इनिंग्स में उनको पावर प्ले में जो उनका 4 ओवर में रिड्यूस हो गया था, उसमें उनका 1 विकेट गिर गया, 21 रन उन्होंने सिर्फ बनाए थे। फिर बाद में 8वें ओवर में ही उनको दिलारा जो कि 21 रन बना उनकी हाईएस्ट स्कोरर थी, उनको दीप्ति शर्मा ने आउट किया। उसी सेम ओवर में उन्होंने रूबिया हैदर को भी आउट किया था। तो फिर बांग्लादेश का कोई पार्टनरशिप नहीं बन पाया उस पूरे मैच में, बहुत कठिनाइयां हुई उनको वो बनाने में एंड 68 फॉर 7 पे उनकी पारी समाप्त हो गई। इंडिया ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया अपनी बॉलिंग से। दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट्स ली। आशा शोभना जिनका डेब्यू था, उनको कैप स्मृति मंदाना ने दी, वो डेब्यू उन्होंने किया था। वो ओल्डेस्ट डेब्यू हुआ था उनका एज अ इंडियन प्लेयर। तो दो विकेट्स उन्होंने अपने डेब्यू मैच में लिए, सिर्फ 18 रन देके, और उन्होंने कप्तान निगर सुल्ताना तक का विकेट लिया था। तो काफी 56 रन की जो विक्ट्री भारत को हासिल हुई है वो काफी अच्छी हुई। तो जूली, मैं आपसे पूछूंगी कि फोर्थ वाला हमने देखा कि रिड्यूस हुआ, बैड वेदर था, गेम तो 1-2 बार इंटरप्ट हुआ, बट डेब्यू उनका हुआ आशा शोभना का इतना ओल्ड एज में। उन्होंने प्रूव किया कि एज इज जस्ट अ नंबर टू प्रूव योर टैलेंट। तो काफी अच्छा था। तो आप उस पर आपके क्या व्यूज रहेंगे? बिल्कुल, आशा शोभना प्रशस्ति जैसे कि आपने कहा 33 साल की उम्र में उन्होंने इंडिया के लिए डेब्यू करा, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि तकरीबन अगर 25-26 साल की उम्र तक अगर आपको इंडिया कैप ना मिले तो काफी क्रिकेटर्स है जो शायद वो क्रिकेट छोड़ के बाकी कुछ परस्यू करने की कोशिश करे, शायद हायर एजुकेशन ले या जॉब करे कहा भी। पर आशा शोभना ने वैसे नहीं करा। मुझे याद है कि वो 2012 ये साल के अंदर वो इंडिया के प्रोबेबल्स के अंदर भी शामिल थी। मतलब इस बात को 12 साल हो चुके हैं। 12 साल पहले वो इंडिया के प्रोबेबल्स में थी। तभी उनको लगा होगा कि चलो अभी मैं काफी करीब आ गई हूँ इंडियन टीम के। आई थिंक केवल एक ही स्टेप दूर था। जब आप प्रोबेबल्स के अंदर होते हो तो केवल एक ही स्टेप दूर होता है आपको इंडियन कैप मिलने से, पर वैसा हुआ नहीं। बट 12 साल के इंतजार के बाद हम कहेंगे फाइनली आई थिंक उनका जो पेशेंस था आई थिंक दैट हैज बीन रिवॉर्डेड। और एज इज जस्ट अ नंबर जैसे कि आपने कहा, तो बहुत ही मजा आया उनको देखकर कि उन्होंने डेब्यू करा। और खासकर डब्ल्यूपीएल के बाद उनका जो परफॉर्मेंस रहा था, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी रही थी वो, आरसीबी के खेमे में खेली थी, चैंपियन टीम भी थी आरसीबी इस सीजन हमने देखा था, तो 12 विकेट्स थे उनके नाम। तो उनका इंडियन टीम में सिलेक्शन बनता था। बट 15 में तो वो आ गई थी, स्क्वाड के अंदर थी, बट प्लेइंग 11 में उनको जगह मिलना ये बहुत बड़ी बात है, तो ये देखने में काफी मजा आया।
और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, जैसे कि हमने बात करी है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी उन्होंने काफ़ी खेला है, केरला से आती है पर इंडियन रेलवेज़ के लिए वो खेलती है और हमें पता है कि इंडियन रेलवेज़ की टीम के अंदर जगह बनाना कितना मुश्किल होता है और आशा शोभना रेगुलर बेसिस पे इंडियन रेलवेज़ के लिए खेलती है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में, वुमेन्स क्रिकेट में बहुत चैंपियन टीम मानी जाती है। तो यही दिखाता है कि आई थिंक उनका जो हार्ड वर्क है और उनका जो पेशेंस है उसको रिवॉर्ड मिला गया है यहाँ पे और उम्मीद है कि उनको आने वाले मैचेस में भी मौका मिले क्योंकि एक अच्छी लेग स्पिनर इंडिया को मिली है आशा शोभना के रूप में। पहले हमारे पास पूनम यादव हुआ करते थे टी20 क्रिकेट के अंदर हमने देखा होगा काफ़ी सक्सेसफुल टी20 लेग स्पिनर बॉलर है पूनम यादव बट उनके बाद कोई बढ़िया लेग स्पिनर हमें मिला नहीं। देविका वैद्य आए और गए बट उसके बाद कोई अच्छा लेग स्पिनर इंडियन टीम को मिला नहीं है। तो मेरे ख्याल से आशा शोभना के लिए बहुत अच्छे साइंस है, इंडियन क्रिकेट के लिए भी बहुत बढ़िया साइंस है और उम्मीद है कि उनको अगले मैच में मौका मिले और टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी अगर उनको चुना जाता है तो बहुत बड़ा मौका होगा आशा शोभना के लिए। जी, आशा शोभना ने डेफिनेटली प्रूव किया है इस चीज को। उनका पोस्ट मैच इंटरव्यू भी हमने देखा था, तो काफी उन्होंने इस चीज को प्रूव किया कि मैं एज मैटर नहीं कर रहा है, मैंने अच्छा खेला है। एंड इंडियन टीम ने भी उस चीज को लिया कि हाँ, हमने एक इन फॉर्म प्लेयर जिसने अपने आप को प्रूव किया कि डब्ल्यूपीएल में आपने जैसे मेंशन किया कि सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थी, 5 उन्होंने लिया था एज फर्स्ट इंडियन उस पूरे टूर्नामेंट का। उन्होंने वो चीज फीट अचीव की थी 33 साल में। तो काफी एक उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि हाँ, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है एंड मेरे में वो पोटेंशियल है, मैं आगे भी इंडिया को परफॉर्म कर सकती हूँ। एंड अभी बांग्लादेश में उन्होंने अगर विकेट लिया है तो उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ, अगर टी20 वर्ल्ड कप की जो टीम है जो बांग्लादेश में होने वाला है तो वो उसको कंडीशंस को भी उन्होंने एक मैच में समझा है एंड मौका मिला तो नेक्स्ट में भी अगर वो अच्छे से समझती हैं तो वो इंडिया के लिए ही प्लस पॉइंट रहेगा कि लेग स्पिनर के रूप में आपको काफी एक अनुभवी प्लेयर मिल रहा है। तो जैसे अभी आशा शोभना की हमने बात की तो माइलस्टोन्स में ये काफी एक माइलस्टोन वाला मैच था बिकॉज ओल्डेस्ट हमने डेब्यू देखा, हमने यंगेस्ट डेब्यू भी देखा हबीबा इस्लाम के नाम पे। वो सेकंड यंगेस्ट डेब्यूटेंट है बांग्लादेश के लिए, उनका भी डेब्यू हमने देखा। एंड जैसा कि हमने बताया कि हमारी स्किपर जो थी जिनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला, उन्होंने 39 रन की पारी खेली, उनका 300 मैच था। वो इंडिया की सेकंड पर्सन बनी 300 मैचेस का माइलस्टोन अचीव करने वाली। फर्स्ट मिथाली राज हैं जिनका ऑल ओवर भी हाईएस्ट है, पर हरमनप्रीत कौर वो 5वीं फीमेल वुमेन क्रिकेटर बनी जिन्होंने ये 300 मैचेस का अचीवमेंट अपने नाम किया था। तो काफी इंटरेस्टिंग मैच था। अब थोड़ा हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में 21 मैचेस इन दोनों के बीच हुए हैं, जिसमें 18 मैचेस इंडिया ने अपने नाम किए हैं और 3 मैचेस बांग्लादेश ने जीते थे। तो मैं आपसे पूछूंगी अंकित, आप बताइए जैसे इंडिया का ये 4 मैचेस का विनिंग स्ट्रीक है, प्लस हमने इतना माइलस्टोन्स के बारे में डिस्कशन किया, उसके बारे में आपके क्या व्यूज है? देखिए, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। फर्स्टली हाय प्रशस्ति एंड जूली। एंड अगर हम देखें ना तो बांग्लादेश के घर में ये मैचेस हो रहे हैं। पिछली सीरीज भी भारतीय टीम ने उन्हीं के घर में खेली थी। पिछले बार आई फेल्ट कि दे प्लेड बेटर क्रिकेट, ऑब्वियसली मैचेस हारे थे लेकिन उस टाइम बेहतर खेला था। इस बार मुझे लग रहा है कि बहुत ही साधारण क्रिकेट रहा है और लगातार वही गलतियां कर रहे हैं। ऑब्वियसली यंग टीम है तो ऑब्वियसली दे विल मेक मिस्टेक्स, लेकिन एट सम पॉइंट यू वांट कि वो एक गलती को दोबारा ना आप दोहराए। तो जो हमें देखने मिल रहा है फिलहाल, लाइक इन टर्म्स ऑफ वो इंटेंट जब बांग्लादेश की टीम बैटिंग करने आए वो देखने नहीं मिलता है। गेंदबाजी के टाइम भी आई थिंक बहुत ही ऑर्डिनरी गेंदबाजी हो रही है। अपार्ट फ्रॉम रबिया खान मुझे नहीं लग रहा है कि किसी बॉलर ने उतनी अच्छी गेंदबाजी करी है। ऑब्वियसली विकेट्स मिले हैं कुछ बॉलर्स को लेकिन वो धार नजर नहीं आई है। और दूसरी तरफ भारतीय टीम आई थिंक वो बेहतर होते गई है बिकॉज पहले 3 मैचेस में हमने देखा था कि लाइक्स ऑफ शेफाली वर्मा ने रन्स बनाए थे, यस्तिका भटिया ने पहले मैच में रन्स बनाए, लेकिन कल परसों के मैच में हमने देखा कि हरमनप्रीत कौर उनका बल्ला भी चला बिकॉज जब वो बैटिंग करने आई थी तब प्रॉपर 20 ओवर होने वाले थे, लेकिन उसके बाद बारिश हुई और फिर 14 ओवर का खेल हुआ और थोड़ा लंबा ब्रेक था। तो एज अ बैटर फिर मोमेंटम चला जाता है आपका। उसके बाद आए रन्स बहुत अच्छे से गति से किया और फिर कप्तानी में भी अच्छी थी। ओवरऑल भारतीय टीम कंट्रोल थी थ्रू आउट द मैच। एंड इवन जब गेंदबाजी करने आई आशा शोभना जिनका डेब्यू हुआ एट दिस एज, एंड उन्होंने कहा भी कि डब्ल्यूपीएल जैसे प्लेटफॉर्म की वजह से ऑल द प्लेयर्स कैन ड्रीम, और हमें देखने मिला उनके स्पेल में। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक अब एक ही मैच बाकी है। आई थिंक बांग्लादेश कैन फाइट फॉर देयर ओन रिस्पेक्ट बिकॉज यहाँ से अब वापस एक और हार गई तो 5 मैचेस, लूजिंग 5 T20 मैचेस एट योर होम, इट इज नथिंग लेस देन
थोड़ा सा आपको बुरा लगता है, बिकॉज सीरीज हारना एक बात होती है, लेकिन व्हेन यू गेट व्हाइट वॉश इट इज नथिंग लेस देन ह्यूमिलिएशन। जी, वो तो होता है। लाइक हमने बात करी है, बांग्लादेश एक यंग साइड है, उनका पूरा अभी टीम एक तरीके से निगर सुल्ताना बना रहे हैं, न्यू टीम है उनका, एकदम यंगस्टर्स का टीम है। एंड इंडिया की अगर बात करें तो काफी अनुभवी प्लेयर्स हैं उनमें, तो डेफिनेटली एक मैच डिफिकल्ट था। बट अगर व्हाइट वॉश भी होता है तो मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश को शायद उससे सीखना चाहिए कि हमारी क्या गलतियां थी, हमने एज अ टीम हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप सीरीज शायद उतनी मैटर नहीं करती जितना मैटर आपका वर्ल्ड कप करेगा। आपके ही देश में हो रहा है, आपके ही पिचेस पे हो रहा है, तो आपको उसमें प्रैक्टिस आपसे बेहतर वो होम ग्राउंड कंडीशंस कौन समझ सकता है। तो आपके लिए एडवांटेज है शायद वो कि हाँ, हम हमारे ही देश में हो रहा है, हम होस्ट कर रहे हैं, तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप अच्छा परफॉर्म करें। एंड जो इतने बड़े जायंट्स हम बात करते हैं, अगर आपके ग्रुप में है, जैसे इंग्लैंड है आपके ग्रुप में, साउथ अफ्रीका है आपके ग्रुप में, तो आप उनको हराए एंड इस चीज को आगे लेके जाएं, फीट अचीव करें कि हाँ, हमने अपने होम ग्राउंड कंडीशंस का यूज किया एंड वी एक्सेल्ड इन दैट। सो अब हम आगे बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की, जो फिफ्थ T20I में देखने मिल सकती हैं। तो फर्स्ट रहेंगी निगर सुल्ताना। 2023 से इन्होंने 25 T20I मैचेस खेले हैं, जिसमें इन्होंने 570 रन्स बनाए हैं और इनका हाईएस्ट स्कोर 75 नाबाद का रहा है। हमने देखा है कि निगर सुल्ताना एज अ की प्लेयर है इस पूरे टीम की, क्योंकि वो कैप्टन भी है, बिहाइंड द स्टंप्स भी उनका पूरा रोल रहता है एंड उनको अपनी टीम को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है मिडिल ऑर्डर में। तो यूली मैं आपसे पूछूंगी कि निगर सुल्ताना से हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा अभी बैटिंग में उनका बल्ला उतना चला नहीं है पिछले मैच में, तो नेक्स्ट में इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल काफ़ी उम्मीदें होंगी निगर सुल्ताना से, क्योंकि वो कप्तान भी है और अच्छी बल्लेबाज़ी करती आई है। अगर हमने सीरीज़ की शुरुआत में देखा होगा तो अच्छी पारियाँ आई है उनके बल्ले से, बट पिछला मैच हमने देखा कि ज़्यादा रन स्कोर नहीं कर पाई थी निगर सुल्ताना। बट अगर आप आंकड़े भी देखें तो इस सीरीज़ के अंदर 4 मैचेस हुए पर निगर सुल्ताना टॉप रन स्कोरर है, 86 रन उन्होंने बनाए हैं। हालाँकि शेफाली वर्मा केवल 2 रन ही दूर है जो सेकंड रैंक पे है, बट तो भी निगर सुल्ताना को यही ध्यान में रखना होगा कि आप फिलहाल तो टॉप स्कोरर हो इस सीरीज़ के अंदर, तो फॉर्म थोड़ा-सा अगर गैदर कर ले इस फिफ्थ T20I के पहले और एक बड़ी पारी खेले बांग्लादेश के लिए, तो बहुत अहम हो सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि और हमने काफ़ी बातचीत भी करी है इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर कि काफ़ी यंग साइड है, 18, 19 या 20 साल के काफ़ी प्लेयर्स हैं इस टीम में। तो निगर सुल्ताना के ऊपर मेरे ख्याल से डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद तो अच्छा प्रदर्शन करे, बट हाउ शी कैन ट्राई टू गेट द बेस्ट फ्रॉम अदर प्लेयर्स, आई थिंक वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा उनके लिए। क्योंकि ड्रेसिंग रूम में भी काफ़ी चर्चा हुई होगी, 4 मैचेस आप गँवा चुके हो और उसके बाद आप कैसे बाउंस बैक करोगे? ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि निगर सुल्ताना, आई थिंक उनको शी शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, और वो कैसे कर सकती है? अच्छी कीपिंग करके और अच्छी बैटिंग करके। और अगर वो करने में वो सक्सेसफुल रहे तो डेफिनिटली एक अच्छा प्रदर्शन हमें बांग्लादेश से भी देखने मिलेगा। पिछला मैच हम ज़रूर कहेंगे कि अच्छा टॉस जीता बांग्लादेश ने, क्योंकि बारिश रेनी कंडीशंस थे वहाँ पे, तो टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय ऐसे सिचुएशंस के अंदर काफ़ी अच्छा होता है। बट वो कैपिटलाइज़ नहीं कर पाए थे। भारतीय टीम ने 122 रन्स बनाए, जो काफ़ी ज़्यादा हो गए आखिर में बांग्लादेश के लिए। बट अगर उस मैच के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते निगर सुल्ताना और उनकी टीम, तो शायद एक अलग रिजल्ट हमें देखने मिलता है। शायद वो सीरीज़ 3-1 हो सकती थी और ये फिफ्थ मैच शायद और भी इंटरेस्टिंग हो सकता था। या देखते हैं अब नेक्स्ट मैच में कितना इंटरेस्टिंग होता है। एंड वी होप कि जो वेदर कंडीशंस है वो स्पॉइल ना करे, बिकॉज एज अ फैन आप देखना चाहते हो वो 20 ओवर का कॉन्टेस्ट, आप देखना चाहते हो कि दोनों टीम्स कितना परफॉर्म करते हैं उसमें। सो लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अब मैं बात करती हूँ मारूफा अख्तर के बारे में। 2023 से 21 T20I मैचेस इन्होंने खेले हैं और 15 विकेट्स इनके नाम दर्ज है। एक बेस्ट फिगर रहा है इनका, 3 विकेट्स लेके इन्होंने सिर्फ 23 रन दिए थे। तो अंकित, आपका मारूफा पे क्या व्यूज रहेगा? देखिए, पिछले मैच में इन्होंने विकेट्स भी लिए थे, 2 विकेट्स मिले थे, लेकिन अभी तक ना बांग्लादेश की टीम में आई थिंक विकेट्स तो ये ले रही है, लाइक इनकी बॉलिंग यूनिट ले रही है, लेकिन रन्स की जो गति है ना वो बहुत रन्स गवा देती है उनकी टीम। बिकॉज अगर आप 2 विकेट ले भी लेते हो तो अगर आप 30-40 रन कंसेड कर रहे हो तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज वुमेन्स क्रिकेट में हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि 150, 160 ये बहुत बड़े टोटल्स होते हैं। एंड ये जो कंडीशंस है बांग्लादेश में, आई थिंक वो आसान नहीं होते एज अ चेजिंग टीम। तो फिर उस लिहाज से अगर गेंदबाजी में थोड़ा इकोनॉमिकल रहे, बिकॉज आई थिंक इनके पास वो विकेट टेकिंग बॉलर्स है, लेकिन
अभी इनकी जो बल्लेबाजी टीम का फॉर्म है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रन बॉल भी नहीं बना पा रहे हैं। तो अगर आप बहुत सारे रन कंसीड कर दोगे तो फिर वो फायदा नहीं हो पाएगा या फिर आपको लाभ नहीं मिल पाएगा जो विकेट्स आप ले रहे हो। तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा इकोनॉमिकल रहे और अगर पावर प्ले में जल्दी विकेट चटकाए तो फिर भारतीय बैटिंग टीम पे दबाव आ सकता है। और अगर आपने वो दबाव लाया तो द लाइक्स ऑफ हरमनप्रीत कौर एंड ऑल, अगर ये पावर प्ले में बैटिंग करने आते हैं विद द बॉल एंड अभी जो कंडीशंस भी रहे ना, तो पेस बॉलिंग के सामने आसान नहीं है, तो इनको लाभ मिल सकता है अगर थोड़ी सी धार और पावर प्ले में जल्दी विकेट लेना। बिकॉज शेफाली वर्मा या फिर स्मृति मंदाना ये पावर प्ले के बाद अगर खेल गई तो बड़े रन से बनाने की काबिलियत रखते। तो नई बॉल के साथ विकेट लेना एक बात है, लेकिन थोड़ी सी धार और लानी पड़ेगी गेंदबाजी में। और आई थिंक उसके लिए बांग्लादेश फील्डर्स को भी थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा, बिकॉज फील्डिंग बहुत ज्यादा रन रही है, कैचेस ड्रॉप हुए, देन मिस फील्डिंग्स एंड ऑल। हर रन की अहमियत होती है इस फॉर्मेट में, छोटा सा फॉर्मेट है, एक रनआउट भी मैच का रूप बदल सकता है। लेकिन उस रनआउट को आपको अगर बनाना है तो फिर फील्डर्स को उस लिहाज का सपोर्ट करना पड़ेगा। सो एज दैट इज सेट कि टीम गेम है, तो फिर सिर्फ बॉलर नहीं खेलता। अगर इवन बॉलर बॉलिंग डालता है, शी एक्सपेक्ट्स कि बाकी फील्डर्स का योगदान रहे। तो फिर अगर उस तरीके का गेंदबाजी में थोड़ी सी धार और पावर प्ले में विकेट से ले पाई तो आई थिंक बांग्लादेश कैन गेट द विन दे हैव बीन वेटिंग फॉर। या उनको आई एग्री कि उनको टॉप ऑर्डर को लेना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया का टॉप ऑर्डर हमने देखा है कि कोई एक अगर नहीं भी परफॉर्म कर रहा है देन दूसरा आके परफॉर्म कर दे रहा है। हमने देखा सेकंड मैच में शेफाली वर्मा आउट हो गए थे, बट हेमलता आके उन्होंने उस मैच में रन्स बनाए। फिर उसके बाद अभी हेमलता, कल के ही मैच में हेमलता और शेफाली दोनों आउट हुए तो हरमनप्रीत ने आके रन्स बनाए। तो इंडिया में सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब परफॉर्म कर रहे हैं, सबका बैटिंग इस समय ऑन पॉइंट चल रहा है। तो उनको थोड़ा डिफिकल्टीज हो रहा है आई गेस बांग्लादेशी प्लेयर्स को उनको आउट करने में। बट अगर आप किसी का जैसे शेफाली वर्मा का प्ले रहे हो विकेट, तो आप में एक मोमेंटम बन गया कि अच्छा इनको अभी हमने आउट किया है तो हम इन दूसरे एंड से भी स्मृति को हटा सकते हैं, उनको भी आउट कर सकते हैं। सो मोमेंटम उनको अपना बना के रखना पड़ेगा, एक प्रेशर उनको इंडियन टीम पे डालना पड़ेगा कि यस अभी हमने आपका विकेट लिया, अब हम आपके और विकेट्स ले सकते हैं, उनको एक स्कोर बनाने से रोक सकते हैं। तो लेट्स सी कि बांग्लादेशी बॉलर्स नेक्स्ट में कैसा कमबैक करते हैं इन द 5th T20I। अब थोड़ा इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो फर्स्ट पूजा वस्त्रकर के बारे में बात करूंगी। 2023 से इन्होंने 22 T20I मैचेस खेले हैं, जिसमें इन्होंने 19 विकेट लिए हैं, 4 for 1 ले चुकी हैं, 17 रन देकर सिर्फ। तो जूली मैं आपसे पूछूंगी कि पूजा वस्त्रकर, हम कहते हैं कि भारतीय ऑलराउंडर्स का अगर नाम लेती हूँ तो बेस्ट में पूजा वस्त्रकर भी आती हैं, एक उनमें से बहुत अच्छा सितारा है इंडिया के पास जो परफॉर्म करता है हमेशा क्रूशियल मैचेस में। तो उनका नेक्स्ट मैच में कितना रोल हो सकता है? पर्सनली प्रशस्ति, अगर आप मुझे पूजा वस्त्रकर के बारे में पूछोगे तो शी इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स। तो मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ उनको देखने के लिए, क्योंकि एक जो किलर इंस्टिंक्ट जो हमें किसी भी क्रिकेटर के अंदर चाहिए, मुझे लगता है वो पूजा वस्त्रकर के पास है। और वो जो नेवर से डाई एटीट्यूड या नेवर गिव अप एटीट्यूड किसी भी प्लेयर के अंदर हम ढूंढते हैं, मेरे ख्याल से वो पूजा वस्त्रकर के अंदर है। और वो उन्होंने काफी फाइटिंग इनिंग्स भी खेली है, बल्ले से हो या कभी कभी अच्छे परफॉर्मेंस भी दिए उन्होंने गेंद से। तो हमने यही देखा कि पूजा वस्त्रकर आई थिंक शी हैज अ गुड हेड ओवर हर शोल्डर्स एज वेल। तो ऐसे प्लेयर्स जब भी परफॉर्म करते हैं तब देखने में मजा आता है। और मेरे ख्याल से वो डब्ल्यूपीएल का फॉर्म जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं इस डिस्कशन के अंदर, आई थिंक उनका वो फॉर्म उन्होंने इस सीरीज के अंदर भी कैरी करा है। मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने खेला था डब्ल्यूपीएल, काफी अच्छी गेंदबाजी भी करी उन्होंने। और इस सीरीज के अंदर भी हमने देखा है कि लगातार पावर प्ले के अंदर हरमनप्रीत कौर ने उनको मौका दिया है गेंदबाजी करने का। पिछले मैच में हमने देखा तितास साधु के साथ उन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत करी, और उसके पहले के जो 3 मैचेस थे वहां पे रेणुका सिंह ठाकुर के साथ उन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत करी। तो यही दिखाता है कि काफी कॉन्फिडेंस दिलाती है पूजा, नई गेंद से वो अच्छी गेंदबाजी कर सकती है। और पिछले मैच में 1 विकेट भी चटकाई थी उन्होंने। और इस सीजन और इस सीरीज माफ कीजिएगा, अभी तक हम देखें तो 4 मैचेस में 5 विकेट्स भी चटकाए हैं। और अगर आप वो लिस्ट देखें टॉप विकेट टेकर्स का, तो उसमें पहले 3 जो है वो स्पिनर्स है और चौथा कौन है? पूजा वस्त्रकर। आई थिंक शी इज बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फास्ट बॉलर्स इस सीरीज के अंदर आप देखें तो आई थिंक ये अच्छे साइंस है पूजा के लिए। और देखने में काफी मजा आ रहा है क्योंकि उनके पास जो एक एक्स्ट्रा पेस है, हम कह सकते हैं, या एक्स्ट्रा जो स्टिंग है किसी भी फास्ट बॉलर को जो चाहिए वो है उनके पास। और वुमेन्स क्रिकेट में हम अक्सर देखते हैं कि ज्यादा गति से गेंदबाजी नहीं होती, बट पूजा के पास अच्छी गति है और वो किसी भी बल्लेबाज को थोड़ा ट्रबल कर सकती है। अच्छे बाउंसर्स भी है उनके आर्मरी के अंदर, तो काफी वेरिएशंस भी अच्छे हैं उनके पास। एक कंप्लीट पैकेज जैसी बॉलर है।
और हमें सब पता है कि अगर बैटिंग में भी उनको अगर मौका मिलता है तो लोअर ऑर्डर में पिंच हिटर के रूप में आ सकती है। तो मुझे एक्चुअली आने वाले मैच में अगर उनको मौका मिलता है प्लेइंग 11 के अंदर, तो मुझे देखने में मजा आएगा। उनको अगर 3 डाउन या 4 डाउन वहां पे अगर उनको बल्लेबाजी का मौका मिले और जस्ट देखे कि उनका बल्ले से फॉर्म कैसा है, आई थिंक वो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। जी, बल्ले की अभी आपने मेंशन किया तो वो काफ़ी अच्छी हिटर रही हैं, हमने उनको पुराने इनकी हिस्ट्री में देखा है। तो मुझे लगता है कि उनका एज़ अ बैटर और यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी अच्छे शॉट्स मारती हैं एंड पावर हिटर है वो। तो उनको और हरमनप्रीत जब मैचेस में आपका बच रहा है कि कम ओवर्स हैं तो आप उनको लेके आए हैं, आप उनको यूज़ करिए। तो उनको एज़ अ बैट आई फ़ील कि ज़्यादा यूज़ करना चाहिए एंड सिमिलरली जैसे भी आपने बात करी कि पावर प्ले में अब वो बॉलिंग करती है, तो हमने हमेशा उस फ्रेज़ के बारे में बात की है कि बॉलर्स हंट इन पेयर्स। तो हंट इन पेयर्स में जैसे रेणुका सिंह उनके साथ पहले थी, तो वो दोनों अटैक करते थे। फिर अभी तितास के साथ उन्होंने नई साझेदारी बनाई है, वो दोनों अटैक कर रहे हैं। तो काफ़ी इस समय डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस चल रहा है पूजा का कि वो उधर से परफॉर्म कर रही हैं। तो लेट्स सी कि बैट से उनको नेक्स्ट में मौका मिलता है कि नहीं। अब बात करते हैं दीप्ति शर्मा की। दूसरी स्टार ऑलराउंडर है इंडिया की ये। 2023 से इन्होंने 26 टी20 मैचेस खेले हैं जिसमें इन्होंने 31 विकेट्स लिए हैं। इन्होंने साथ ही साथ 150 रन भी बनाए हैं और 3 विकेट्स लेकर इन्होंने सिर्फ 11 रन दिए हैं। ये इनका बेस्ट फिगर था। तो अंकित, मैं आपसे पूछूंगी कि दीप्ति पे आपके क्या व्यूज है? देखिए, दीप्ति ने इस सीरीज में गेंदबाजी बहुत अच्छी करी है, लेकिन बल्लेबाजी का मौका नहीं मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि आखिरी मैच में थोड़ा ऊपर आपको भेजना पड़ेगा बिकॉज अभी आप संजना को खिला पा रहे हो, हेमलता को भी खिला पा रहे हो, लेकिन एक बार जेमिमा आ जाएगी तो फिर ये प्लेयर्स तो खास करके संजना तो लाइक मुझे नहीं लग रहा है कि वो वर्ल्ड कप के 11 में होगी इन टर्म्स ऑफ, हो सकता है स्क्वाड में दिखे। तो फिर फिलहाल आप उनको बैटिंग के लिए नीचे भेज रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से दीप्ति शर्मा वर्ल्ड कप के आपके प्लेइंग 11 में एक बहुत क्रूशल प्लेयर है और एक क्रूशल ऑलराउंडर है। तो फिर उनको बैटिंग आपको थोड़ी देनी पड़ेगी। आप सीधा, क्योंकि हमारा अगर ग्रुप देखो ना तो अभी श्रीलंका भी आ गई है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ये सारे टफ मैचेस है। एक मैच अभी आप लाइक यू कांट इवन ब्लिंक योर आई एंड से कि ये इजी मैच है। तो उस लिहाज से सारे मुश्किल मैचेस है और फिर कोई भी सिचुएशन में आ सकती है और फिर तब बैटिंग प्रैक्टिस नहीं रहेगा या फिर मैच प्रैक्टिस कम रहेगा इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, तो फिर दैट कैन हार्म। तो ऑब्वियसली एशिया कप तो आ रहा है, बट मेरे हिसाब से आखिरी मैच में थोड़ा ऊपर, भले ही 4-5 पे भेजिए आप, बिकॉज अब 4 मैचेस आपने जीत लिए, तो फिर इट्स गुड टू एक्सपेरिमेंट समथिंग बिकॉज बैटिंग के लिहाज से थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। वैसे भी छोटा सा फॉर्मेट है, वैसे भी जिस नंबर पे आती है 10-12 बॉल ही मिलते हैं, तो फिर यू वांट योर प्लेयर टू हैव द मैच प्रैक्टिस। तो मेरे हिसाब से थोड़ा ऊपर आपको भेजना पड़ेगा आने वाले मैचेस में। सो मैं चाहता हूँ कि इनकी बैटिंग अच्छी हो बिकॉज बॉलिंग में बहुत अच्छा, पिछले मैच में भी 2 विकेट्स ली, सीरीज बहुत अच्छा उनका सीरीज रहा इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, हर मैच में योगदान दिया। लेकिन बैटिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है क्योंकि इंडिया की बैटिंग डेप्थ बहुत है इसलिए उनकी बैटिंग नहीं आती है, बट एट सम पॉइंट यू वांट दिस प्लेयर्स टू हैव दोस बैटिंग प्रैक्टिस बिकॉज बड़े मैचेस आएंगे वर्ल्ड कप में एंड फिर यू नेवर नो कि कौन से सिचुएशन में ये आएंगी और कैसा प्रदर्शन करेंगी। जी, ऑलराउंडर्स वैसे भी बहुत एक एसेट होते हैं आपके टीम के क्योंकि वो बैट बॉल दोनों से परफॉर्म करते हैं, दोनों से आपका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप डबल कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, आप अच्छे से करो। एंड हमने जैसे बात की दीप्ति शर्मा की बैटिंग की, हमने देखा है WPL में शी इज बीन फैबुलस। उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी है स्टार्टिंग में एंड वो ऊपर में आई है ऑर्डर पे एंड उन्होंने उसमें भी परफॉर्मेंस दी है। जब वो नीचे बैट कर रही थी तब उतना परफॉर्मेंस नहीं था, बट जैसे ही वो थोड़ा टॉप ऑर्डर में शिफ्ट हुई तो काफी उन्होंने यूपी वॉरियर्स के लिए रन्स बनाए। सो आपको थोड़ा यूज करना चाहिए क्योंकि आप अगर वर्ल्ड कप के नजरिए से देखो तो उस समय आपको अपने हर प्लेयर को ग्रूम करना चाहिए। एंड दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकर और वन ऑफ योर बेस्ट ऑलराउंडर्स यू एवर हैड, तो उनको और ग्रूम करो ताकि अगर कोई सिचुएशन आए तो बैट से ऐसा ना हो कि उनको प्रॉब्लम हो क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं थी। तो इंडिया शुड थिंक अबाउट दैट, बट लेट्स सी कि नेक्स्ट मैच में क्या होता है। अब हम बात करते हैं फैंटेसी 11 की, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 5th T20 आई। और अगर हम इस मैच की फैंटेसी की बात करें 5th T20 की, तो शुरुआत करते कीपर से। हमने निगर सुल्ताना और दिलारा अख्तर को लिया है। निगर सुल्ताना यस बल्ले से रन्स नहीं आए, लेकिन बड़े प्लेयर्स हैं एंड एट टाइम्स फोमो भी होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि अभी तक रन्स नहीं बनाया तो यू एंड अप ड्रॉपिंग दिस प्लेयर्स। लेकिन
यू कैन बैक हर, आई थिंक बड़ी प्लेयर है, इनकी बैटिंग हर मैच में आती है। आई फील कि अब भी हो सकता है कि ये वाले मैच में चले, तो इसलिए हमने लिया उनको। एंड देन दिलर अख्तर आई थिंक ओपन करती है, इनके रन्स बने लेकिन रन्स की गति कम रही है। लेकिन फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक एक ओपनर T20 फॉर्मेट में आप रखना चाहते हो तो ये हमारे दो कीपर्स हैं। बैटर्स की बात करें तो हमने तीनों इंडियन प्लेयर्स को लिया है। स्मृति मंदाना, यस थोड़ी इनकंसिस्टेंट सीरीज रही है इनके लिए, लेकिन आखिरी मैच, और अगर एक बार ये सेटल हो जाए तो फिर शी गेट्स गोइंग। तो यू वांट टू बैक हर। शेफाली वर्मा इस टीम की हमारी वाइस कैप्टन रहेंगी, बिकॉज आई थिंक इनका जो अंदाज रहा है रन्स बनाने का, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रन्स बट जो बाउंड्रीज के लिहाज से अटैकिंग क्रिकेट खेलती है, तो बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं आपको उस लिहाज से। एंड हेमलता आई थिंक क्योंकि इस सीरीज में जितने मैचेस खेले उस हर मैच में लगभग इन्होंने रन्स बनाए, तो फिर खास करके वो दूसरे T20 में आई थी, तो इनका अंदाज भी अटैकिंग है जैसे शेफाली का है। तो ये हमारे 3 बैटर्स है और 2 कीपर्स जो बांग्लादेश से। तो 2 कीपर्स और 3 बैटर्स के बाद हमारे फैंटेसी प्लेइंग 11 के अंदर हम 2 ऑलराउंडर्स को शामिल करेंगे, और दोनों भारतीय ऑलराउंडर्स है। दीप्ति शर्मा, जिसके बारे में अंकित ने बातचीत करी थी कुछ ही समय पहले, और पूजा वस्त्रकार, जिनके बारे में मैंने कहा था कि उनका प्रदर्शन कैसा रहा इस सीरीज के अंदर। तो ये दोनों दिग्गज ऑलराउंडर्स है इंडियन टीम के पास, और डेफिनेटली आप अपने फैंटेसी 11 के अंदर इनको रखना चाहोगे। और दीप्ति को हमने यहाँ पे कैप्टन बनाया है, अज्यूमिंग कि वो अच्छा प्रदर्शन करेगी गेंद से भी और बल्ले से भी। पिछले मैच में हमने देखा था 2 विकेट्स उन्होंने चटकाए थे, और अभी तक इस सीरीज के अंदर 5 विकेट्स हैं उनके नाम। और पूजा वस्त्रकार ने भी 5 विकेट्स चटकाए हैं। गेंद से हमने देखा है उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, पावर प्ले के अंदर रन्स रोके हैं, विकेट्स भी चटकाए हैं। तो ये दोनों ऑलराउंडर्स आपके फैंटेसी प्लेइंग 11 के अंदर हो तो आपको काफी पॉइंट्स मिलेंगे। बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने इंडिया से 2 बॉलर्स राधा यादव और आशा शोभना को लिया है, एंड बांग्लादेश से राबिया खान और मरूफा अख्तर को लिया है। मरूफा अख्तर एक पेसर है, वो काफी अभी अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका इस पूरी सीरीज में। अभी उनकी हमने बात भी करी थी कि नेक्स्ट मैच में वो की परफॉर्मेंस में हो सकती है। एंड राबिया खान जो कि लेग स्पिनर है, उनका भी इस पूरे सीरीज में प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, तो उनका मोमेंटम हम देख सकते हैं कि बना रह सकता है नेक्स्ट मैच में। एंड राधा यादव लेफ्ट आर्म स्पिनर है ये इंडिया की, इन्होंने 8 विकेट ले लिए हैं इस समय इंडिया के लिए, एंड इस समय वो लीडिंग विकेट टेकर है इंडिया की। तो काफी उनका प्रदर्शन इस पूरे सीरीज में इन फॉर्म चल रही है। एंड डेब्यूटेंट शोभना आशा, जिनके बारे में हमने बात करी थी अभी, कि उनने आते ही डेब्यू मैच में 2 विकेट्स लिए हैं, एंड उससे पहले भी WPL में वो प्रूव कर चुकी है कि शी इज नो लेस देन अ वेरी एक्सपीरियंस्ड बॉलर। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट में क्या होता है। एंड दिस वाज आवर फैंटेसी 11। So now let's move to our fun segment, जिसका फॉर्मेट पिछले बार की तरह होगा कि आप मुझसे सवाल पूछेंगे एंड फिर मैं आपको गेस करना पड़ेगा। So अंकित, आपसे शुरुआत करते हैं, तो आप पूछ सकते हैं सवाल। Yeah. So it's an Indian player, I assume. So Yeah, okay, बैटर, बॉलर या फिर ऑलराउंडर? बॉलर, ओके, बॉलर, पेसर, स्पिनर? स्पिनर, स्पिनर, ओके। she has played WPL? yes, For which team? RCB, MI, MI, गुजरात? MI के तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं। That's to be honest a very tough one, but MI से स्पिनर, is it Saika? Is it? yeah, it is Saika Ishaq. Yeah, but actually you see MI के मैं देख रहा था कि स्क्वाड में 7 to 8 players है. So when you said MI, I was like कि oh gosh, I will have to just recall the whole team. But yeah, I got it right. I'm happy. Yeah, I really thought that you're going to ask me that whether she is a left arm bowler or right arm bowler. Then आपके लिए और easy task हो जाता. But without that thing आपने guess कर लिया. So kudos to you. So now आपके बारे में बात करते हैं जूली, आप पूछ सकती हैं। ऑल राइट, चलो तो इंडियन प्लेयर या बांग्लादेशी प्लेयर? इंडियन प्लेयर। ओके, WPL खेला है उन्होंने इस सीजन? जी। ओके, बैटर या बॉलर? बैटर। ओके, टॉप ऑर्डर बैटर, मिडिल ऑर्डर बैटर, लोअर ऑर्डर बैटर? टॉप ऑर्डर। टॉप ऑर्डर बैटर, मतलब 1, 2 या 3? ओके, जी। हैज टू बी आइदर शेफाली, स्मृति और दयालन हेमलता। तो ये तीनों में से कोई तो होगा। पिछले मैच में उन्होंने कितने रन्स करे थे? पिछले मैच में अबाउट 20 रन्स थे। नो। बट इस सीरीज में उनको 1 प्लेयर ऑफ द मैच मिल चुका है। वाओ, ये बहुत बढ़िया हिंट थी प्रशस्ति, थैंक यू सो मच। आई थिंक दयालन हेमलता। या, यू आर करेक्ट। थैंक यू सो मच।
तो दयालन हेमलता आई थिंक बहुत बढ़िया फॉर्म में रही है इस सीजन। हमने देखा है नंबर 3 पे उन्होंने बल्लेबाजी करी है और उनको अच्छा मौका मिला है यहाँ पे सीरीज में, कमबैक सीरीज हम कह सकते हैं उनके लिए इंडियन टीम के अंदर। तो बेहतरीन प्रदर्शन उनसे अभी तक इस सीरीज में। जी 2 साल बाद उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक हुआ था, तो काफ़ी उनके लिए इम्पोर्टेंट सीरीज़ थी कि वो अपने आप को प्रूव कर सके कि उनको ब्रेक मिला, बट उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। सो अब थोड़ा बात करते हैं प्रेडिक्शंस के बारे में। तो जूली आपसे ही बात करते हैं पहले कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का 5th T20 है। इंडिया क्या ये व्हाइट वॉश कर सकता है या फिर बांग्लादेश से हम वो एक कमबैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे लग रहा है शायद व्हाइट वॉश ही होगा, क्योंकि पहले 4 मैचेस हमने देखे तो काफ़ी डोमिनेंट परफॉर्मेंस रहा था इंडियन टीम का, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ बदलेगा। बट पिछले मैच में मुझे अच्छा लगा देखकर कि रेणुका और श्रेयांका की जगह पे आशा शोभना और तितास साधु को मौका मिला है। पर अभी भी बेंच के ऊपर 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक प्लेइंग 11 में खेला नहीं है। साइका इशाक है, यास्तिका भाटिया है और अमनजोत कौर है। तो देखने में दिलचस्पी होगी कि क्या हरमनप्रीत कौर इन तीनों प्लेयर्स में से किसी को या तीनों को भी अगर मौका दे, क्योंकि आखिरी मैच है, डेड रबर की तरह हम कह सकते हैं इसको। तो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को आप मौका दें और आई थिंक रिजल्ट डेफिनिटली इंडिया के पक्ष में ही होगा। जी नेक्स्ट में देखने मिल सकता है कि शायद जो अभी बेंच पे बैठे हैं उनको भी मौका दें, क्योंकि वो भी हरमन भी चाहेंगे कि सारे प्लेयर्स को टेस्ट किया जाए, क्योंकि अब आपका वैसे भी लास्ट मैच है, आप ऑलरेडी सीरीज अपने नाम कर चुके हो, तो आप थोड़ा टेस्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट में, क्योंकि आप बिग पिक्चर की ओर देख रहे हो जो कि T20 वर्ल्ड कप है, तो उसमें आपका कौन सा प्लेयर कौन फिट बैठता है आपको अभी ही शायद डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन सेम है। तो अब अंकित मैं आपसे पूछूंगी कि आप भी जूली के साथ सहमत है कि इंडिया ये विनिंग कर सकता है, फिर बांग्लादेश ये कमबैक ला सकता है? इंडिया ने डेफिनेटली आई थिंक अच्छा क्रिकेट खेला है, बिकॉज चारों मैचेस जीते एंड दोनों यूनिट्स में लाइक बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन आई थिंक मे बी बांग्लादेश विल गेट दैट कंसोलेशन विन, बिकॉज घर पे है एंड लाइक आई फील कि बॉलिंग अच्छी करी है बांग्लादेश ने, वो रन ज़्यादा कंसिड किए, लेकिन बैटर्स ने वो योगदान नहीं दिया। और अगर बैटर्स आने वाले मैच में स्टेप अप करते हैं तो फिर फायदा होगा, लाभ हो सकता है उनको और वो विक्ट्री मिल सकती है। बिकॉज यू वांट कि 8 मैचेस लगातार बांग्लादेश ने भी हारे, तो ये बहुत बुरी बात है। और क्रिकेट को ग्रो करना है तो यू वांट एशियन टीम्स टू स्टेप अप, बिकॉज सच्चाई तो ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के अलावा किसी ने वर्ल्ड कप नहीं जीता। तो हम चाहते हैं कि अदर बाकी टीम्स भी अपना योगदान दे और वो ट्रॉफी के कैबिनेट में अपना नाम रचे। तो फिर उस लिहाज से एशिया का क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा योगदान रहा है, बट वी वांट देम एशियन टीम्स टू स्टेप अप। इंडिया ने हाल ही में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, सो वी वांट ऑल दिस टीम्स टू जस्ट कम अप एंड गेट दैट वर्ल्ड कप ग्लोरी, जो आई थिंक प्रीटी श्योर की बहुत टाइम से बहुत सारी टीम्स के लिए वो मिला नहीं है। बट आई एम होपिंग कि एशियन टीम्स अच्छा करे, खास करके वर्ल्ड कप में। और उस लिहाज से बांग्लादेश भी एक क्रूशियल टीम है विद ऑब्वियसली इंडिया। जी अभी एशियन टीम्स में श्रीलंका ने भी क्वालिफायर्स जीता, मतलब उन्होंने क्वालिफाई किया, फिर उन्होंने जीता भी है। एंड उसमें हमने देखा कि चमारी अट्टपट्टू ने एक सेंचुरी भी बनाई है, तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है इन एशियन टीम्स का। सो वी एक्सपेक्ट कि इनसे जब जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें ये अच्छा प्रदर्शन करें। एंड इंडिया का फॉर्म अच्छा चल रहा है, तो वो भी इस चीज को कैसे यूटिलाइज करते हैं। So guys, this was our guest का views and now I expect all you viewers कि आप लोग भी please comment section में बताइए कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश आपको क्या लगता है कि कौन जीतता है। And don't forget to like, share and subscribe to Female Cricket and hit that bell icon ताकि आप कोई भी अपडेट हमसे मिस ना करें। And thank you guys.